नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपने त्योहारों का भरपूर आनंद उठाया होगा। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है आपके त्यौहार बहुत अच्छे से मन गए होंगे और मैं क्लासेस जो है 2 दिन पहले ही शुरू करने वाला था क्योंकि सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हमें देरी नहीं करनी है, लेकिन पटाखों की शोरगुल के कारण मैं अपनी क्लासेस को बढ़ा नहीं पा रहा था आगे। ठीक है, लेकिन हम ज़ोरों शोरों से अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे और उम्मीद है कि आप भी बेहतरीन तरीके से अब तैयारी पे जुट जाएंगे और अपने सीटेट को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। अब हमारे पास जो है समय है 2 महीने का। 2 महीने के अंदर हमें बेस्ट प्रिपरेशन और रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है और वो इजीली हो जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक्स उठाई वो बुक्स उठाई, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिएगा, अपने टीचर पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी तक जो है मैं भी अपनी क्लासेस को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, उसकी वजह थी कि नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही थी। ठीक है, और अभी तक आप भी सीरियस नहीं थे, लेकिन अब हो जाइए। और भाई एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यदि हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा। अन्यथा मैं हिंदी मीडियम में और जो मिक्स हमारा रूटीन रहेगा जो लैंग्वेज का, बोलचाल की लैंग्वेज में, उसमें हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भरोसा बनाए रखिएगा, बेस्ट तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आज 2 या 3 क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर क्या है, अब जेंडर के बारे में जानते हैं। भाई जेंडर वैसे तो अभी हाल फिलहाल में 3 जेंडर हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन यदि हम समाज के हिसाब से बात करें कि समाज जैसे बोलता है कि ये काम लड़की करेगी, ये काम लड़का करेगा, ये सब है, हमें उन बातों के बारे में जानना है। यानी कि लैंगिक जो रूढ़िवादिता होती है, स्टीरियोटाइप्स होती है, उसके बारे में जानना है। तो भाई जेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है समानता और एक होती है लिंग भूमिकाएं। 2 चीज़ें होती हैं। समानता क्या होती है कि बराबर मौके देना, सबको बराबर मौके देना। ये चीज़ ना देखना कि ये लड़का है या लड़की है। इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा, अच्छे से एलोब्रेट करूंगा कि समानता क्या होती है। ठीक है, बराबर मौके देना। और लिंग भूमिकाएं क्या होती है? लिंग भूमिकाएं होती है समाज द्वारा बनाई गई ऐसी जो सोच है कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़कियां करेंगी, वो सोच। जैसे कि यदि क्लास में बैठे हैं और कोई भारी बेंच वगैरह उठाना हो या कुछ भी उठाना है तो क्या बोलेंगे? लड़कों को बुलाओ। ठीक है, बोलते हैं ना। तो सोच क्या है कि जो भारी भरकम काम है वो लड़के करेंगे। ठीक है, और यदि सजावट का काम हो, क्लास में सजावट का काम करना है तो क्या बोलेंगे? लड़कियां करेंगी। तो ये सोच है लोगों की। और क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे लड़का रोता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। तो समाज की सोच बन गई है कि रोना लड़कियों का काम है। ठीक है, तो ऐसी ही सोच से हमें दूर रहना है और हमें अपने स्टूडेंट्स को भी, जो हमारे छात्र होंगे आगे, उनको भी दूर लेके जाना है ऐसी सोच से। और हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि जो ये लोगों की, ये समाज की जो लिंग भूमिकाएं हैं वो हमारे छात्रों में ना पनपे। अब बात आ जाती है भाई समानता और समता। 2 चीजें होती है भाई, एक होती है समानता और एक होती है क्षमता। ठीक है, जो समानता उसको बोलते हैं इक्विलिटी और समता को बोलते हैं इक्विटी। अब भाई क्या चीज होती है, समता क्या चीज है और समानता क्या चीज है, ये जानेंगे। भाई समानता क्या है कि मान लो एक जगह पे है, सभी एक जगह पे हैं। ठीक है, सभी एक जगह पे हैं, सभी को
बराबर बराबर जो है सभी को बराबर बराबर मौके देना, यानी कि एक जगह पे ये देखो ये मैंने एक टेबल बनाया है, ये एक टेबल है भाई, एक टेबल है, सभी बराबर थे लेकिन इसको जो है ज़्यादा मौके प्रोवाइड करा दिए गए। जैसे लड़कियों को अलग से वैकेंसी वगैरह देते हैं। तो ये क्या होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ समानता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे आप देखते हैं कि लड़कियों के लिए अलग से रिजर्वेशन सीट अलग से रिजर्व होती है, वो चीज़ें। तो ये क्या थे, बराबर थे, एक स्टेज पे थे। ये हमने एक टेबल मान लिया, ये एक स्टेज थी। इस स्टेज पे ये देखो सब पहले बराबर थे, लेकिन ये लड़की इसको ऊपर जाने का मौका दे दिया गया कि आप ऊपर जाइए ताकि आप बराबरी पे खड़े हो सके, लड़कों के बराबरी पे खड़े हो सके। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी है कि लड़कियों को अलग से सीट देना वैकेंसी में या एडमिशन में। समानता का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता। अब धीरे धीरे क्या होता है, आप देखेंगे कि वैकेंसियों में भी जैसे टीचर की वैकेंसी आएगी तो फीमेल्स के लिए अलग से सीट नहीं है, किसी किसी जगह पे जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ समानता का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस बल, पुलिस में क्या होता है कि लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी जाती हैं। ठीक है, एक होती है भाई क्षमता। क्षमता क्या है, कक्षा में क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करना है। क्षमता क्या चीज़ हो गई भाई, क्षमता क्या है, जिसको ज़रूरत पड़े। ये देखो मैंने टेबल बना दिया है, ये भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे हाइट मान लो कि हाइट है, ये एक बच्चा है, ये लंबा है भाई, ये भाई इससे थोड़ा सा छोटा है, तो हमने एक टेबल लगा दी इसके नीचे, इसको बराबर कर दिया। ये बहुत छोटा है तो इसके नीचे दो टेबल लगा दी, इसको इन सबको बराबर कर दिया, इन सबको बराबर कर दिया। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको बराबर करने के लिए दी गई सुविधाएं, जैसे कि रिजर्व्ड कास्ट को, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। उनको फ्री जो है फीस, मतलब उनको कोई फीस नहीं देनी होती, फ्री एजुकेशन होती है। और ये एक मान सकते हैं इसको, ये मान लो जनरल कैटेगरी, ये ओबीसी और ये एससी और एसटी। एक एग्जाम्पल है भाई, इसको माइंड मत करना है, ऐसा मत बोलना कि भाई ये जो है कैटेगरी वाइज ऐसे वो कर रहे हैं, नहीं, ये समझाने के लिए आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये जनरल कैटेगरी का भाई, ये ओबीसी का है, इसको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, थोड़े मौके दे दिए जाते हैं। ये एससी एसटी का, इसको और ज़्यादा मौके दिए जाते हैं ताकि ये सब बराबर हो जाए। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब भाई असमानता के यानी इनइक्वालिटी के कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस आधार पे इनइक्वालिटीज़ होती है समाज के अंदर। पहला आधार है भाई लिंग, यानी कि ये लड़का ये लड़की, इसके आधार पर असमानता। दूसरा है भाई उम्र, उम्र के आधार पर कि ये ज़्यादा ओल्ड एज का है, ये कम एज का है, ये यंग एज का है। होता है ना, बस में भी, बस से एग्जांपल ले लीजिए, बस में होता है ये लड़कियों के लिए सीट, या फिर लड़कियां अगर खड़ी हैं तो उनको बैठने दिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन असमानता का एक आधार है ये। उम्र भाई, सीनियर सिटीजन को सीट दे दी जाती है, यंग को बोला जाता है आप खड़े हो जाइए, ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनको बैठने दीजिए। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए कि डिफरेंस होता है जाति के आधार पर। अब तो कम होने लग गया है जाति के आधार पर, पहले बहुत ज़्यादा होता था भाई। जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो जो अनुसूचित जाति के लोगों को अपने कुएं से पानी तक नहीं पीने देते थे, तो जाति के आधार पर विभिन्नता वो अब भी होती है, लेकिन अब कम है। सामाजिक आर्थिक आधार पर विभिन्नता, ये गरीब है ये अमीर है, इस बेसिस पर डिफरेंशिएशन करना। यदि आप पुलिस स्टेशन में का ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि पुलिस स्टेशन में एक गरीब जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा बहुत रिच पर्सन अगर जाता है
तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है। ठीक है भाई, तो ये आधार है विभिन्नता के। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि क्या ये आधार है और क्या क्या आधार हैं, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं लिंग भूमिकाएं। लिंग भूमिकाएं हैं लड़का या लड़की की बनावट के लिए, यानी कि जो समाज ने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि लड़का ऐसे चलेगा, या कोई लड़का जो है मतलब एक चाल उसकी थोड़ी सी अलग है तो बोलेंगे ये लड़कियों जैसी चाल है, ये चाल लड़कियों जैसी है, ये चाल। हालांकि भगवान ने ऐसा बनाकर नहीं भेजा ना, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि ये लड़के की चाल है और ये लड़की की चाल है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें आती हैं कि भाई ये लड़कियों की तरह चल रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो सोच कि ये लड़कियों की तरह सोचता है, जो ज़्यादा जल्दी इमोशंस के साथ ज़्यादा इमोशनली जो बिहेव करता है, ज़्यादा जल्दी रोता है, ये लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। कोई लड़की ज़्यादा बोल्ड होती है तो उसको बोलते हैं ये लड़कों की तरह रहती है, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, समाज द्वारा बनाई गई जो बनावट है। समाज पहले से ही ये निर्धारित कर देता है कि ये लड़कियों जैसा व्यवहार है और ये लड़कों जैसा व्यवहार है। किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज यानी कि चाल ढाल, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बातचीत करता है, काम करता है या यहाँ तक कि सोचता है, वह सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले से निर्धारित होता है। यानी कि जो ये लिंग भूमिकाएं हैं, इनके कारण समाज ऐसे पहले से एक बनावट बना देता है कि ये लड़कियां ऐसे लड़कियां करेंगी, ऐसे लड़के करेंगे। ठीक है भाई, एक समझाने के लिए देखो भाई, ये भी लिंग और ये भी लिंग है। ये मैंने सेक्स यहाँ पे इसलिए लिख लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो ये भी जेंडर है और ये भी जेंडर है। एक प्रकार से ये भूमिकाएं हैं और ये जो भगवान बनाकर भेजता है वो है। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है लिंग और यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है सेक्स, यानी कि शारीरिक बनावट। यहाँ देखेंगे कि ये समाज द्वारा रचित संरचना है, यानी कि समाज ने जो भूमिकाएं बनाई हैं कि ये लड़का करेगा या ये लड़की करेगी, ऐसे इस प्रकार से जो एक लिंग का जो ढांचा तैयार किया है वो है ये। और ये क्या है, जो भगवान बनाकर भेजता है, शारीरिक बनावट जो होती है, यानी कि जो लड़का लड़की में जो शरीर के हिसाब से जो डिफरेंस होते हैं वो है ये। ठीक है भाई, तो ये एक जैविक संरचना है, यानी जो भगवान बनाकर भेजता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और ये एक समाज द्वारा रचित संरचना है, समाज बनाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिंग भूमिकाएं लिख लो, ये समझने के लिए है कि एक लिंग जो समाज ने बनाया और एक लिंग जो भगवान बनाकर भेजता है। ठीक है भाई, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए भाई, फिर आगे का पार्ट हम करते हैं और लिंग को जो है जेंडर को खत्म करते हैं। नोट डाउन कीजिए भाई। अब बात है भाई लिंग रूढ़िबद्धता की। लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है भाई? लिंग रूढ़िबद्धता वो हमारी पूर्व धारणा या हमारी वो पूर्व सोच है जो हम दिमाग में बिठाकर चलते हैं। हम ही नहीं, पूरा समाज दिमाग में यही बिठाकर चलता है। क्या भाई? जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं भाई, कहाँ लिखा है कि लड़के नहीं रोते हैं? या कि कहाँ भगवान ने ये कहकर भेजा है कि लड़के रोते नहीं हैं? ये सिर्फ हमारी रूढ़िबद्धता है, यानी कि पूर्व धारणा है, पहले से डिसाइडेड है। ठीक है भाई, देखो भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो लिंग भूमिकाएं थी उसमें क्या था कि आपकी काम, चाल ढाल, सोच, ये सब पहले से डिसाइडेड था।
इसमें क्या है भाई, इसमें एक धारणा, उसमें क्या था, काम से रिलेटेड था, लड़के ये करेंगे लड़कियां ये करेंगी, लेकिन इसमें रंग रूप हर चीज, क्या लड़कियों के मतलब जो कलर, फेवरेट कलर, वो सब हर चीज जो धारणा डिसाइडेड होती है वो है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना भाई, दोनों ही गलत है, लिंग भूमिकाएं भी और लिंग रूढ़िबद्धता है भी, दोनों ही गलत है इस प्रकार से। तो ठीक है, अगर नेगेटिव वे में लेके चलेंगे तो हाँ, अगर ये लेके चलेंगे भाई लड़की थोड़ी फिजिकल तौर पे एक जो लड़का है उससे थोड़ी सी कम होती है, वो ऑटोमेटिक है, शरीर के हिसाब से ही है भाई। तो ऐसा हो सकता है कि भाई भारी, जो ज़्यादा भारी काम है वो एक पॉजिटिव वे में लड़के को बोल दिया जाए कि आप कर दो, वो भूमिका एक पॉजिटिव टर्म है। लेकिन जो नेगेटिव वे में जो सोच के चलते हैं कि ये लड़कियां करेंगी ये लड़के करेंगे, वो गलत है। और लिंग रूढ़िबद्धता तो भाई बिल्कुल गलत है, पूर्व धारणा पहले से ही डिसाइड करके चलना कि जैसे पिंक कलर लड़कियों का कलर होता है, ऐसा बोलते हैं ना, पिंक कलर, अगर मान लो पिंक कलर की लड़का गाड़ी लेता है, क्या लड़कियों जैसी लड़कियों के रंग के हिसाब से गाड़ी ले रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाएं, ये पूर्व लिंग रूढ़ि, ये तो लिंग रूढ़िबद्धता है, ये है रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता यानी कि हमारी पूर्व धारणाएं पहले से हम दिमाग में बिठा के चलते किसी व्यक्ति के बारे में। अब मान लो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में ही बिना उनको देखे बिना उनको जाने उनके बारे में ये धारणा बना लो, यार मैं उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मेरे को डांटेंगे, ठीक है। लेकिन आपने दिमाग में बिठा लिया ना, लेकिन आप गए नहीं ना उनके पास, आपको पता नहीं, क्या पता वो अच्छे से ट्रीट करें, है ना। तो ये चीज़ आपकी सिचुएशन को समझे, लेकिन आप पहले से ही धारण कर ले, मन में जो है पूर्व दिमाग में पूर्व धारणा बिठा लेते हो कि नहीं वो ऐसा होगा, वो व्यक्ति ऐसा होगा, वो समूह ऐसा होगा। या फिर एक चीज़ के बारे में, कई भाई मुसलमानों के बारे में एक दिमाग में सोच बिठा लेते हैं कि वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होंगे या नहीं, वो मैं उनके घर जाऊंगा तो वो ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन ये सोच है ना, ये पूर्व धारणा है, क्या पता वो अच्छे से ट्रीट करे, ऐसा ना हो, आपकी सोच हो ये सिर्फ। तो पूर्व धारणा किसी के बारे में बिठा लेना। और लिंग रूढ़िबद्धता लड़के और लड़की के बारे में पहले से डिसाइड कर लेना, ये कलर लड़कियों का है, ये कलर लड़कों का है, लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियां ऐसे ट्रीट करती हैं, वो सब। अब भाई कुछ टर्म हैं जो मैंने बताई है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टर्म हैं, वो बता देता हूँ भाई क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं टर्म। लिंग पहचान, लिंग पहचान क्या है भाई, लिंग पहचान का अर्थ ये है कि खुद को बंदा समझता क्या है। अब जैसे कई बार क्या होता है भाई, कुछ लड़के भी होते हैं जिनमें कि भाई हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो बाहर से दिखते लड़कों जैसे हैं, लेकिन शारीरिक यानी कि बॉडी टाइप से वो लड़कों जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो लड़कियों जैसे होते हैं। उनका जो मतलब वो फील ये करते हैं कि वो लड़की हैं, और उनको जैसे होता है ना कि किस में इंटरेस्टेड है, वो लड़कों में ही ज़्यादा बोलचाल करके मतलब जो एक होता है ना कि एक नज़रिया, एक जैसे शादी का नज़रिया आप कह सकते हैं इसको, कि शादी का नज़रिया, तो वो सोचते भी ये हैं कि मेरी लड़के से ही शादी हो जाए। जैसे कि आजकल चल रहा है, आजकल उनको ट्रांसजेंडर का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। तो वो चीज़ है, तो क्या होता है कि वो ऐसा सोचते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बॉडी से दिखती लड़कियों जैसी हैं, लेकिन वो अंदर से जो है उनके अंदर उनको ऐसा फील होता है कि वो लड़का है, ठीक है भाई। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिलेट करने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, गे समुदाय हो गया, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि लिंग पहचान, लिंग वो उसी प्रकार की बात है कि खुद को मेल फीमेल क्या समझते हो। अब वो जो है मेल होकर भी फीमेल समझते हैं अपने आप को, और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो फीमेल होकर भी अपने आप को मेल समझती हैं, ठीक है भाई। तो वो है लिंग पहचान। दूसरी है भाई लिंग भूमिकाएं।
लिंग भूमिकाएं क्या है? समाज के द्वारा बनाई गई, काम के बारे में बनाई गई सोच, समाज द्वारा बनाए गए काम व सोच कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। जेंडर टाइपिंग या लिंग के हिसाब से जो हम चलते हैं, लिंग के, अब जब समाज ने जो रोल दे दिया हमको, उसी हिसाब से यदि हम चल रहे हैं ना, तो हम जेंडर टाइपिंग हैं। जेंडर टाइपिंग है यानी कि लिंग के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। समाज ने जो रोल दे दिया ना, कि समाज ने ये रोल दे दिया कि भाई सजावट का काम लड़कियां करेंगी, या सजावट का काम लड़कियां बेहतर करती हैं, या घर के काम लड़कियां बेहतर करती हैं, तो लड़कियां वही काम करने लग गई और लड़कियां ज़्यादातर उसी काम में घुसने लग गई। इसको बोलते हैं भाई जेंडर टाइपिंग, लिंग के हिसाब से जो काम करते हैं वो। फिर आती है भाई लिंग रूढ़िबद्धता। लिंग रूढ़िबद्धता यानी हमारी पूर्व धारणा कि जैसे गुलाबी रंग लड़कियों का रंग होता है, इस टाइप से, ये लिंग रूढ़िबद्धता। फिर अभी लिंग भेदभाव व पक्षपात यानी कि जेंडर बायसनेस बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ज़्यादा ध्यान जिस जेंडर पे दें, यानी कि भेदभाव करें। जैसे भाई कोई टीचर है कक्षा में, वो क्या करता है, लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि उनको ही अच्छे से समझाता है, उनको ही अच्छे से पढ़ाता है। लड़कों को ये समझता है कि भाई ये तो आवारा हैं, ऐसा मानता है, और वो समझता है कि लड़कियां ज़्यादा होशियार हैं, लड़के कमज़ोर हैं, लड़के शरारती हैं। तो वो एक बायसनेस करता है कि वो लड़कियों को ज़्यादा समझा रहा है, पढ़ा रहा है, या फिर वो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाता है, समझाता है। या फिजिकल का टीचर है मान लो, तो वो स्पोर्ट्स का टीचर है, वो लड़कों को ज़्यादा खिलाता है, हॉकी वगैरह ये सब, कबड्डी वगैरह, लेकिन लड़कियों से वो साइड हटता है, दरकिनार करता है लड़कियों को। ठीक है भाई, तो वो क्या है, भेदभाव करता है। तो भेदभाव करता है, तो पक्षपात या भेदभाव जो बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है भाई, अब भाई एक बात आ जाती है भाई प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम यानी कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, ये क्या चीज़ है भाई? ये टर्म आपके बुक में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड भाई एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम क्या होता है, उसके बारे में बताना होता है आपको, ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है भाई, तो मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ। क्या चीज़ है भाई? ये भाई एक ऐसी चीज़ है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, ये ना तो किसी बुक में लिखी हुई, कहीं पे लिखित नहीं है, कहीं पे आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल तौर पर कहीं पे बताई नहीं गई है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे गुण हैं जो बच्चा विद्यालय से सीखता है, यानी कि स्कूल से सीखता है जो बच्चा। जैसे टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर हैं, टीचर के उससे मतलब एक झलक होती है, टीचर की झलक से बच्चा कुछ सीखता है। जैसे कोई टीचर है भाई, जो टीचर बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, लड़के लड़कों को सबको बराबर रखता है, और हमेशा ये सलाह देता है कि भाई सभी को बराबर रहना चाहिए। कक्षा में कोई भी काम हो, भाई कोई बेंच उठाना हो या कुछ भी हो, लड़के लड़कियां सभी भाई उठाते हैं। वो ना ही ये बोलता है कि भाई सजावट का काम लड़कियां करेंगी, वो सभी को उस काम में लगाता है। वो अगर बच्चों को स्पोर्ट्स या गेम कोई खिलाता है तो भी लड़के लड़कियों को एक साथ खिलाता है, सबको बराबर लेकर चलता है। तो उससे बच्चे, उसकी झलक से, उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं, उसने कुछ समझाया नहीं, लेकिन उससे बच्चे क्या सीखते हैं उसकी झलक से कि भाई सभी बराबर हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम क्या है? गुण जो कहीं लिखे नहीं हैं, ना ही आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल तौर पर कहीं पे भी नहीं है, परंतु वे विद्यालय से बच्चे को मिलते हैं। व्यवहार से जो झलके और बच्चे वो सीखें, व्यवहार से जो झलके और बच्चे वो सीखें, वही क्या है? प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम। इसको नोट डाउन कीजिए भाई। इसके बाद जो हमारा बस लास्ट के कुछ पॉइंट बचते हैं और हमारा जो जेंडर यानी कि लिंग का जो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट डाउन कीजिए।
अब है भाई कुछ शिक्षा द्वारा बनाए गए तोड़, यानी कि शिक्षा द्वारा क्या क्या ऐसा इफेक्ट होना चाहिए, क्या क्या प्रयोग होने चाहिए जिसके कारण जो समाज में लिंग से संबंधित जो पक्षपात भेदभाव है वो सब मिट जाए। शिक्षा अनुप्रयोग यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि शिक्षक, टीचर या फिर जो विद्यालय है वो क्या क्या कर सकता है कि जिससे बच्चे में जो लिंग रूढ़िबद्धता है या लिंग भूमिकाएं हैं वो सब ना पनपे, वो सबको बराबर मान के चले। ऐसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहली बात है भाई लिंग तटस्थ भाषा। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जेंडर फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, इसको आप लिख सकते हैं कि भाई जेंडर फ्री लैंग्वेज, ये मैं लिख देता हूँ, जेंडर फ्री होनी चाहिए। उसमें कहीं पे भी उस भाषा में लिंग तटस्थ भाषा, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लिख दिया है। भाई आपको क्या है, ये पोथी नहीं बनानी है, पढ़ के आपको दिमाग में बिठाना, पोथी नहीं बनानी, लिख लिख के जैसे भी समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में लिखो, हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिखो, क्योंकि एग्जाम में दोनों मीडियम होंगे भाई। आपको आप जिसमें चाहो ना क्वेश्चन को उसमें देख सकते हो, तो इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो कि ये हिंदी इंग्लिश क्या है, हिंदी में मुश्किल समझ में आ रहा है इंग्लिश में समझ लो, ठीक है भाई। तो लिंग तटस्थ भाषा यानी कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज या जेंडर फ्री लैंग्वेज, यानी कि अध्यापक को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कहीं पे भी लिंग नहीं दर्शाया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस पर्सन बोलो, पुलिस मैन मत बोलो, पोस्टमैन मत बोलो, पोस्ट पर्सन बोलो, ठीक है भाई। यानी कि कहीं पे भी ये मत दिखाओ कि भाई ये मैन का ज़्यादा प्रयोग। कहीं पे भी एग्जाम्पल लो, जैसे क्या लिखते हैं कि कोई एग्जाम्पल है, राम वहाँ गया, एक दो एग्जाम्पल लड़कियों के भी लो, ताकि कभी ये ना लगे बच्चों को कि हमेशा लड़के लड़कों के बारे में लिखा जा रहा है। कहीं भी अब हम बुक्स में भी देखते हैं, वहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पर मतलब ही का प्रयोग किया हुआ होता है। खैर छोड़ो, इतना डीप नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि शिक्षक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें लिंग की कोई बात ना हो। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पुलिस मैन नहीं बोलना है, पुलिस पर्सन बोलो, ठीक है। कैमरा मैन नहीं बोलना है, कैमरा पर्सन बोलो। पोस्ट मैन नहीं बोलना है, पोस्ट पर्सन बोलो, ताकि लड़कियों को भी लगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है वो दोनों के हैं, ना कि आदमी आदमी के, ठीक है भाई। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जेंडर पैरिटी या इक्विटी होनी चाहिए। ये क्या है भाई, यह लिंग समता रखनी चाहिए कक्षा में लिंग समता रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा सबको बराबर करने के लिए, कहते हैं ना धक्का, जिसको धक्के की ज़रूरत है उसको धक्का देना है, यानी कि ऊपर उठ, पुशअप की अगर ज़रूरत है तो उसको उठाओ, ठीक है भाई, उसको उठाओ अगर उसको ज़रूरत है तो। जैसे अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसकी मदद करो ताकि वो और ऊपर आ सके। ऐसे ही यहाँ पे लिंग क्षमता की बात है, वो सिर्फ समता की बात है, ये लिंग क्षमता की बात है। तो यदि लड़कियाँ, यदि कमज़ोर महसूस होता है आपको कि लड़कियाँ कमज़ोर है, तो उनको पुश दो, उनको बताओ कि आप बराबर हैं और आप ये काम कर सकती हैं, उनको मौके दो, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दो ताकि वो बराबर आ सकें, ठीक है भाई। जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टूल के माध्यम से, जनरल ओबीसी एससी के माध्यम से, ऐसे ही यदि मान लो ये लड़का है, आपको दिख रहा है कि भाई समाज के हिसाब से भी, घर परिवार के हिसाब से भी इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो यहाँ लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे के और उसको बराबर लाओ, यानी कि बराबर लेवल पे करो, ठीक है भाई। ये टीचर का काम है। फिर है भाई संवेदनशील रहना है, सबको बराबरी की एक्टिविटी करवानी है। यानी मैंने आपको बताया था ना
कि जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं तो आपको लड़के और लड़कियों को दोनों को साथ में एक ही गेम खिलाना है, बराबर की एक्टिविटी करवानी है, ताकि कभी भी लड़कियों को ऐसा महसूस ना हो कि हम ये काम नहीं कर सकती हैं और ये काम सिर्फ लड़कों का है। ठीक है, तो मतलब संवेदनशील रहना है उसके प्रति। ठीक है भाई। अब कुछ टर्म है भाई जो आप एग्ज़ाम में यदि आ जाती हैं तो आप उनको आसानी से समझ पाओ, आसानी से देख के उनके नाम से ही समझ जाओ। अब कुछ टर्म है, एक तरफ मैंने लिखी है भाई पॉजिटिव टर्म, एक तरफ लिखी है भाई मैंने नेगेटिव टर्म। लिंग से संबंधित ये भी है, लिंग से संबंधित वो भी है। ये कुछ ऐसी टर्म है जो अच्छी होती है, अच्छी, आप ऊपर लिख लीजिएगा, अच्छी चीज़ें, अच्छी लिंग के बारे में अच्छी चीज़ें। पता तो इनसे भी चलता है भाई, लिंग विभिन्नता तो इनसे भी होती है, लेकिन ये अच्छी है। और वो क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो बुरी चीज़ें हैं। क्या है वो जान लेते हैं। अच्छी चीज़ें क्या क्या है, लिंग संवेदनशील भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए लिंग संवेदनशील। क्योंकि भाई कोई क्या होता है कि लड़कियों को बराबर लाने के लिए लिंग संवेदनशील होना चाहिए। और भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कुछ लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए, तो संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है भाई। लिंग समता भाई, लड़कियों को ज़्यादा मौके देने चाहिए ताकि लड़कों के बराबर आ जाए, ये अच्छी चीज़ है बराबर लाने के लिए लिंग समता। ठीक है, इससे हालांकि भेदभाव तो मतलब एक प्रकार से तो हुआ, लेकिन वो पॉजिटिव वे में हुआ। ठीक है, तो लिंग क्षमता। लिंग तटस्थ भाषा यानी कि जेंडर फ्री लैंग्वेज या फिर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, वो चीज़। तो ये क्या है भाई, पॉजिटिव टर्म। एग्जाम में कहीं पे भी ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी और बोला गया हो क्या हमें लिंग से संबंधित क्या करना चाहिए, तो इन तीनों में कोई भी हो उस पर टिक लगा देना है। अब आ जाती भाई नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म क्या है भाई, लिंग पक्षपात यानी जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस यदि भेदभाव हो रहा है तो। लिंग रूढ़िबद्धता, जो पहले से ही पूर्व धारणा जो सोच बन गई है हमारी वो। ठीक है भाई, वो भी गलत चीज़ है। और भाई एक अगर इंग्लिश में बोले जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये भी गलत है, एक प्रकार से पक्षपात है, ये गलत है। परंपरा, लिंग परंपरा यानी कि लड़के ऐसा करेंगे, ये यहाँ की परंपरा है, समाज की परंपरा है। लड़के इस मंदिर में ज्योत लगाएंगे, लड़कियाँ लगाएंगी ज्योति लगाएंगी, इस मंदिर में दीप जलाएंगी लड़कियाँ। तो एक बना है ना काम कि लड़के करेंगे, ये एक परंपरा बनी हुई है। जो परंपरा है, लिंग परंपरा है, वो भी गलत है। और लिंग भूमिका है भाई, लिंग भूमिका है क्या कि लड़का ये काम करेगा, लड़कियाँ ये काम करेंगी। ये सब चीज़ें क्या है भाई, नेगेटिव टर्म है, गलत हैं ये चीज़ें। अगर एग्जाम में लिखा हुआ हो ये सब चीज़ें दी गई हो, इनमें से 3 दिया गया हो और इनमें से 1 दिया गया हो और बोला गया हो क्या चीज़ सही है या हमें क्या करना चाहिए, तो इनमें से जो हो उस पर टिक लगा देना है। और यदि कहीं पे लिखा गया हो कि भाई हमें क्या नहीं करना चाहिए और उसमें ये चीज़ें दी गई हों, तो इन पे टिक लगा देना है कि हमें लिंग पक्षपात नहीं करना है, लिंग रूढ़िबद्धता नहीं करनी, लिंग परंपरा को फॉलो नहीं करना है और लिंग भूमिकाओं को फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, लिंग के प्रति संवेदनशील रहना है, लिंग क्षमता करनी है, लिंग तटस्थ भाषा यानी जेंडर फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, तो ये टर्म है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से सही रहेंगे, इसलिए मैंने लिख दिए दोनों को। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कीजिए। और भाई हमारा जेंडर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब हम अगली क्लास में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा अगर आज टाइम मिला तो मैं आज ही जो है 2 या 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर दूँ, कोशिश करूँगा, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ का ये पक्का है कि अब आपकी क्लासेस डेली होंगी। कभी कभार अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो अगर मैं क्लास नहीं ले पाऊँ तो उसकी भरपाई ज़रूर होगी, चाहे डबल क्लास करके करनी पड़े, लेकिन मैं अब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दूँगा। तकरीबन आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, CDP का आधा ही रहता है। और फिर उसके बाद 3 से 4 क्लासेस में आपका मोटा मोटा EVS हो जाएगा, EVS की जो पेडागोजी से रिलेटेड है वो। और
3-4 क्लास में आपकी जो मेन ईवीएस है वो हो जाएगी। और भाई मैथ का भी 2 से 3 क्लासेस में मैं आपको मोटा मोटा आपको बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। और भाई 3-4 क्लासेस में आपकी पेडागोजी, यानी कुल मिला के बात यह है कि हर सब्जेक्ट की फिर टोटल 5 से 6 क्लासेस बच जाएंगी। ठीक है, यानी टोटल आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की 5, 4, 20 क्लासेस में बाकी सभी सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, ये करने के बाद आपको बाकी सब्जेक्ट की भी पेडागोजी आ जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। तो टेंशन मत लो, सिलेबस टाइमली कंप्लीट करेंगे, रिवीजन का भी टाइम मिलेगा और इजीली सब कुछ हो जाएगा। बाकी ज़्यादा भाग दौड़ मत मचाना कि ये किताब उठा ली, वो किताब उठा ली, 2 महीने रह गए। इजीली हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ोगे ना तो 15 दिन में भी कर सकते हो सीटेट, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात यह है कि पढ़ने की किस तरीके से पढ़ते हो। बेस्ट से बेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ मैं, बेस्ट से बेस्ट जो सोर्स होते हैं। आपको लगता होगा ऐसे ही करा दिया है, बेस्ट से बेस्ट जो कहते हैं ना सोर्स, किताबों का निचोड़ जो कुछ है, जो मैंने आज तक पढ़ा है, जो मैंने गलतियाँ मैंने अपने एग्ज़ाम में की उनको देखकर, जो पॉजिटिव चीज़ें मेरे मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे उनसे मैंने सीखी, सब मिला के जो निचोड़ है वो मैं आपको कराता हूँ भाई, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और भाई कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सीटेट को कर पाएँ। और आप भी मेरा साथ दीजिए भाई, शेयर कीजिए भाई वीडियो उन लोगों को जिनको ख़ास ज़रूरत है और जिनको सीटेट करना है जल्द से जल्द। ठीक है भाई, तो आप अपने फॉर्म वगैरह जो है 31 तारीख के बाद से फिल कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद अपना जो है तैयारी को इतना मजबूत कर लेना है कि आपके फॉर्म के पैसे और आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, बाकी मैं गाइडेंस जो दे रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, ये एक गाइडेंस है। इसको करना कैसे है वो आपकी मर्जी है। आप इसको लिख के पढ़ेंगे, क्लास के साथ साथ रिवाइज कर लेंगे, क्लास को बार बार देखेंगे, कैसे करेंगे वो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, और ये पोथी भरने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप लिख लिख के नोट्स तैयार कर लिए, उन्हें पढ़ा नहीं है। ये लिख के कोई भाई पेपर में लिखना नहीं है भाई, सब्जेक्टिव नहीं है, वहाँ तो टिक लगाना है। तो यदि आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो ऐसे ही याद रखिए, नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाइए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई, यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है और जो डेली वीडियो देखता है तो भाई मैं उसके लिए PDF प्रोवाइड करवाऊँ, नहीं तो भाई हम अपना ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि भाई कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो ही ना। अब मेरे को पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं जो YouTube पे पढ़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है, कितने इंग्लिश मीडियम है, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि आप कमेंट में कुछ नहीं बताते हो। तो भाई यदि इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो बता दीजिए भाई, आपके लिए PDF प्रोवाइड करा देंगे। और नहीं तो भाई हम अपना चल रहे हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि सभी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, आपके सिलेबस को निपटाने के लिए अच्छे तौर पे और उसकी रिवीजन करने के लिए भी मुझे टाइमली चलना पड़ेगा। अब आपकी क्लास डेली होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी। अब आपका डेली एक संडे की छुट्टी रहेगी जिसमें आपको रिवीजन करना है, जो जैसा कि हमने पहले से डिसाइड किया था। नोटिफिकेशन की में देरी होने की वजह से जो है क्लासेस में ढील दी जा रही थी, लेकिन अब क्लासेस जो है डेली होंगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करा के मुझे भी ये क्रेडिट लेना है कि आप सभी जो है सीटेट क्रैक करें। और आप ये क्रेडिट मुझे दें कि सर ने हमें पढ़ाया था, जिस वजह से हमें एक मार्ग मिला और हमने मेहनत की और हमने सीटेट क्रैक कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।